भली करे आया जी आया नू वशत बखैर रागले नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज़म, नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। उम्मीद है जितने लोग हमें देख रहे होंगे बखैर आफियत होंगे। और हम हमेशा से यही दुआ करते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें सुबह के वक्त देखते हैं, हम उनके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करें। अच्छी बातें शेयर करने का मकसद ही होता है कि एक तो आपको एक अच्छी बात भी मिल जाती है पूरा दिन सोचने के लिए, दूसरा आप उस अच्छी बात से ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तब्दीली लाते हैं। 2022 का आज आखिरी हमारा प्रोग्राम है और अब हमारी आपसे मुलाकात होगी 2023 में, यानी हम मंडे को जब आपसे मिलेंगे तो 2023 का आगाज़ हो चुका होगा। तो 2022 की आखिरी जो अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर करें। वक्त समंदर में गिरा हुआ कीमती मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। वक्त की कदर करें, हर लम्हा तामीरी और तख्लीकी काम और सोच में गुजारें। हम अक्सर फैसला ही करते हैं कि हम जो अपना काम है ना, वो अपना जो वक्त है वो दूसरों की बुराइयां करने में गुजार देते हैं, नेगेटिविटी में गुजार देते हैं। अब आप देखेंगे जब वक्त की बात हो रही है तो फिर देखते देखते किस तरह से ये पूरा साल गुजर के पता नहीं चला वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा। मतलब मैं अगर देखूँ तो मुझे एकदम से याद आता है कि यार अभी तो 2022 शुरू हुआ था, जनवरी अभी आया था, बेखर अभी बेटा हुआ था और वो माशाल्लाह से एक साल का हुआ और एक साल पूरा गुजर गया। तो कितनी तेज़ी से वक्त गुजरा है। इसलिए वक्त की कदर करें क्योंकि गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। वक्त को एंजॉय भी करें, काम भी करें, मेहनत भी करें, एंजॉय भी करें। और क्योंकि जाहिर सी बात है गुजरा वक्त वापस नहीं आता, और अगर कभी ये वक्त गुजर जाए तो आपके पास कभी, जिस तरह से अच्छी बात महक ने की, कभी आप साहिल समंदर पे बैठे हों और गीली रेत जो है वो आपके पैरों को नम कर रही हो और पानी की लहरें आपकी आंखों के सामने हो और वो पानी की लहरें वक्त की धारा की तरह बह के आगे पीछे जाती रहें, और आपको जो गुजरा वक्त है वो अच्छा याद आए, ना कि ये कि काश याद आए, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो जो काश वाली बात है ना। अब जैसे कि हम सब ये सोचते होंगे, मैं भी ये सोचती हूँ कि काश मैं 2022 के शुरू में ये कर लेती, काश मैं 2022 में कर लेती, 2023 में थोड़ी मजीद में आगे हो जाती, मैं आगे और चली जाती, 2023 में मेरे ये काम पेंडिंग ना रहते। लेकिन वो कल करते करते वो आखिरी टाइम आ गया 2022 का कि 2022 खत्म होने वाला, लेकिन वो मेरा काम नहीं हुआ। तो अब जब मैं पूरा साल पीछे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार पूरा साल गुजर गया और मैंने ये काम नहीं किए। क्योंकि फैसल जब अगला साल नया आता है ना तो हम बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं, बड़े हम ना मोटिवेटेड होते हैं कि जी हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वो जैसे ही जनवरी गुजरता है ना वो सब के सब जो हमारे गोल्स होते हैं वो पानी में बह जाते हैं। मेरे ख्याल से हमें इस पे आने वाले साल में एक प्रोग्राम करना चाहिए कि जो गोल्स हम सेट करते हैं वो कैसे करने चाहिए, कितने रियलिस्टिक होने चाहिए, ताकि अगर वो अकम्प्लिश ना हो तो हमें तकलीफ ना हो। वैसे आपने कुछ गोल्स सेट किए 2023 को लेके? क्या घूमना फिरना कि 2023 में मजीद आप घूमेंगे, फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मजीद एक्सप्लोर करेंगे, हाँ इंटरनेशनल, और फिर हम देखेंगे फैसल को बाहर के ममालिक में घूमते फिरते हुए। बिकॉज ट्रैवलिंग इज अ लर्निंग। बिल्कुल। तो जरा मुझे बताएं ना शो में क्या है। अच्छा, आपने तो इतना सारा मुझे बताया। चले मैं 2022 में जाते 2022 से रुखसत होते अच्छा एक मिनट नहीं आप क्या करेंगे ये चाह रही थी ना? मैं आप ये चाह रही थी कि मैं पूछूं। हाँ मैं आप क्या करेंगी? एक नसीहत करने लगी थी, वो ये थी कि 2023 में आप जहाँ पर भी जाए भाभी को साथ लेके जाएं। हम जब ऑन स्क्रीन आपकी वीडियोस देखें तो हमें भाभी नजर आए। ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट बेगम आप कहीं जाए ना, ये तो इजाजत। मेरा 2023 का जो गोल है वो मैंने जो 2022 के लिए सेट किया था लेकिन नहीं हो सका। 2023 का ये है कि मैंने अपनी अम्मा को उम्रा करवाना है। मैंने 2022 में सोचा था कि मैं अपने अम्मा अब्बा को उम्रे पे भेजूंगी, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मुझे अपने अब्बा को भेजने का मौका नहीं दिया। तो 2023 का मेरा ये गोल है कि मैं स्टार्ट में, मिड में, एंड में, जहाँ पर भी मुझे लगेगा तो मैं इंशाल्लाह अपनी अम्मी को उम्रे पे भेजूंगी, अपने उससे कि जो मुझे खुशी होगी कि मैंने ज़िंदगी में अपनी कमाई से कुछ किया है। चलें जब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में क्या है वो हम आपको बताते हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। गुज़श्ता रोज़ कई शहरों में हमने देखा कि सर्दियों की पहली बारिश और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्दिस्तान के इलाके में दर्जा हरारत -15 से भी नीचे आ गया है। दरियाए सिंध जो है वो जमने लगा है। कोयटा में बारिश हुई तो कराची में भी सर्दी बढ़ गई है। बिल्कुल, और सिर्फ एक दरिया नहीं है गिलगित बल्तिस्तान का जो कि जमा है, खरमंग हो गया या फिर गिज़र हो गया, ये सारे दरिया जो हैं वो जमना शुरू हो गए हैं, यानी सर्दी मज़ीद बढ़ गई है वहाँ पर। अच्छा वहाँ पर इनकी इंजॉयमेंट है सर ये। हाँ। जब दरिया या झीलें जमती हैं तो उसके ऊपर वो स्केटिंग करते हैं। खैर इसकी तो हम और भी बात करेंगे। तो 2022 जो है दुनिया के लिए इंतहाई हंगामा खेज़ रहा। अभी मैं कह रही थी कि कैसे गुजरेगा पता नहीं चला, लेकिन जिस पे गुजरी उसी को पता चलता है। दैट इज़ रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, हज़ारों लोग लुक़्मा अजल बने, श्रीलंका दिवालिया हो गया,
हंगामे फूट पड़े, सैकड़ों लोग हलाक हो गए। इसके बाद ईरान में कुर्द खातून की हलाकत हुई, पुरतशद्दुद मुजाहरे यहाँ शुरू हो गए, जिसको आग पे जलती का तेल जो है वो वेस्टर्न ममालिक ने किया और उन्होंने अपने एजेंडा के तहत उसको कुछ और रंग देने की कोशिश की। तवील अरसे तक जापान के वज़ीर आज़म रहने वाले शिंजो आबे को कत्ल किया गया और इसके साथ साथ मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II 70 साल तख्त पर राज करने के बाद चल बसी, जिसके बाद कई लोगों ने जो पहले कहते थे लॉन्ग लिव द क्वीन, इट टर्न इनटू लॉन्ग लिव्ड द क्वीन। अच्छा जी, हमारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, लेकिन कभी कभी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमें ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक हमारी दुआएं नहीं सुन रहे। मैंने हमेशा अपने वालिदैन से ये बात सुनी है कि जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अल्लाह सुन नहीं रहा। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है या जो तुम मांग रही हो उसका भी वक्त नहीं है। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये हमें क्यों लगता है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे हकीकत क्या है? इस पर आज इस्लामिक स्कॉलर हमसे बात करेंगी, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। क्या मुश्किलात कम होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा? साल 2023 में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। चंद रोज़ क्या, 2 दिन? आज 30th है, नहीं तो आज का दिन और कल का दिन। तो अब ये सब कैसा होगा? सितारों से तो हम करते ही रहते हैं बातें, लेकिन आज पत्ते की चाल क्या है वो आपको बताएंगे। टैरो कार्ड रीडर होंगे हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो खेल की दुनिया से भी खबर है। हाँ जी, और जाते जाते जो है ये साल वैसे तो फुटबॉल के हवाले से बड़ा अच्छा ये साल रहा, बट द ओरिजिनल गोट, द ओरिजिनल लेजेंड पेले, ब्राज़ील के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी तबीयत की ख़राबी की खबरें आ रही थी काफ़ी अरसे से। पता ये चला कि इनको बड़ी आंत का कैंसर था, तवील अरसे से ज़ेरे इलाज थे, बट द लेजेंड पेले इज़ नो मोर। इनको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था और इनके हवाले से हम मज़ीद भी आगे चल के शो में लाजमी बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह आगे बढ़ते हैं थोड़ी खाने पीने की बात कर लेते हैं। जब सुबह के वक्त खाने पीने की बात होती है मुझे तो बड़ी भूख लगती है, लेकिन जो जहाँ फैसल गए ना, अकेले जाते हैं खाने पीने की जगहों पर, अकेले खा के आ जाते हैं। अच्छा चलो मैं नहीं गई ना, मेरे लिए लेकर आ जाते हैं। ये चीज ला के नहीं खिलाई जा सकती, क्योंकि ये चीज गरम बहनों को आप ला के खिला देना, वो खा लेती है खुद से कि भाई पैसों की लेकर आए। आगे मैं बताती हूँ आगे आपको क्या वजह। देख से उठता धुआं और खुशबू ऐसी कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। कराची की बिरयानी, क्या बात है। वैसे कराची में जगह जगह बिरयानी मिल रही है, लेकिन जो ये बिरयानी है ना, नली बिरयानी, आय हाय हाय। वैसे मैं भी खाने गई थी, बड़ी मज़े की बिरयानी थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड था इसलिए वहाँ से घर लेकर आ गई थी। वहाँ बैठ के नहीं मैंने खाई थी। लियाकताबाद की मशहूर नली बिरयानी, फैसल गए वहाँ पर, उनने इंजॉय किया, खाया, बड़ा ही मजा आया उन्हें। मैं खाया हुआ नहीं, मैं बस कर दो फैसल। अब जो लोग देख रहे होंगे मैं पानी आ रहा हूँ, थोड़ी सी तसल्ली रखें, आगे इस पे हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर अब आज आपने प्लान कर लेना है कि कल आपने या आज रात को डिनर यहाँ करना है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिनको आज हमने प्रोग्राम में शामिल करना है। क्रिकेट की भी बात करेंगे और इसके अलावा जो मौज़ूआत हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फुटबॉल की दुनिया के अजीम खिलाड़ी की। एडसन अरांतेस दा नक्सिमेंटो, यानी कि कहा जाता है इनको पेले। 82 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। बड़ी आंत का इन्हें कैंसर था, तवील अरसे से ज़ेरे इलाज थे। पेले द ब्राज़ीलियन सुपरस्टार, और जो 1940 में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल हुआ। गुज़िश्ता रात की खबर आई थी। पेले का जो करियर है वो बड़ा ही स्टार स्टडेड रहा है। क्या कुछ अचीव किया पेले ने और क्या कुछ सीखा दुनिया फुटबॉल ने पेले से, आपको दिखाते हैं। पेले 20वीं सदी के अजीम तरीन फुटबॉलर जिन्हें किंग ऑफ फुटबॉल का खिताब मिला। पेले ने 1940 में गरीब घराने में आंख खोली। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो फुटबॉल क्लब सांतोस का हिस्सा बने। बेमिसाल महारत, नाकाबिले यकीन फुर्ती और खूबसूरत खेल की वजह से वो दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर बन गए। पेले सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में कौमी टीम के लिए मुंतखब हुए। 1957 में अर्जेंटीना के खिलाफ अपने करियर का पहला गोल किया। 1958 में सिर्फ 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेला। सेमीफाइनल में हैट्रिक और फाइनल में 2 गोल स्कोर किए और वर्ल्ड कप ब्राजील के नाम कर दिया। पेले 3 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाले तारीख के वाहिद फुटबॉलर हैं। 1970 में तीसरी बार वर्ल्ड कप जीते तो मैक्सिकन हैट पहनाई गई। उन्होंने 92 इंटरनेशनल मैचेस में 77 गोल स्कोर किए। अजीम फुटबॉलर ने 1971 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। पेले ने कितने गोल्स किए, ये कहानी भी दिलचस्प है। ऑफिशियल मैचेस में गोल्स की तादाद 757 है, मगर फीफा के मुताबिक नुमाइशी मैचेस
दोस्ताना मैचेस और यूथ मैचेस भी शामिल कर लिए जाएं तो पेले के गोल्स की मजमुई तादाद 1281 है, मगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पेले के 1279 गोल्स रिकॉर्ड किए। अजीम फुटबॉलर कैंसर के मोदी मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने 82 बरस की उम्र में वफात पाई। तो एक और बाब जो है वो ख़त्म हुआ, फुटबॉल का एक दरख्शां बाब। और इट्स नॉट अबाउट के हाउ ग्रेट अ प्लेयर यू आर, इट्स अबाउट के हाउ ग्रेट अ ह्यूमन बीइंग यू आर। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना, मैं कि आप जाते हैं आपको लगता है कि कहते हैं गर्दन में सरिया। पहले वॉज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल फुटबॉलर्स जो कि दुनिया ने देखा है, और सक्सेस जो आती है वो हम्बलनेस के साथ ही आती है। ट्रू। अच्छा जी, ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्रिकेट की भी बात करेंगे। कराची टेस्ट पर किवीज़ की पोजीशन मुस्तहकम है। पाकिस्तान को आखिरी दिन मैच बचाने का चैलेंज दरपेश है। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, गुड मॉर्निंग। कैसे? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा परफॉर्म कर रहा है भाई पाकिस्तान? बहुत अच्छा परफॉर्म। थोड़ा हम अदील देखिए, पता है क्या, इस वक्त कल जब जी सॉरी, अच्छा, अब इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा पहले के हवाले से भी हम बात कर लें। Like you have got Lionel Messi, you have got Cristiano Ronaldo, you have got the other Ronaldo, और पूरी जो एक फोर्स है ब्राज़ील की, the Arge, the Roberto Carlos and the Romario and Rivaldo, बट इन सारी फोर्स को एक तरफ एंड पहले की ग्रेटनेस एक तरफ। am I wrong? नहीं, मेरे आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया ये बात। आई थिंक पहले और डिएगो मैराडोना, और ज़ाहिर है पिछली सदी की जब हम बात करें तो यानी फीफा भी जब पिछली सदी के अख्ताम पे जब ये पता नहीं किसी के जहन में आया कि लेट अस एक अवार्ड लेकर आते हैं द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, उनसे ये बड़ी गलती हो गई। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ कंपटीशन बिटवीन दीज टू साउथ अमेरिकन कि यार पहले होगा या मैराडोना होगा, और ये इतना कंटेंशियस इशू बन गया था कि एंड में ये इतना एक कंट्रोवर्शियल और बन गया था मामला कि उन्होंने एंड में दोनों को ही डिसाइड कर लिया यार ये जॉइंट विनर हैं एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ द सेंचुरी। पहले की अभी आप रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी है बनी हुई थी, और मैं आप लोग के इंटरेस्ट के लिए बहुत ये बात ज़रूर शेयर करूँ। देखिए, वी ऑल नो कि 3 पहले ने जो है वो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रहा, 58, 62 एंड 1970। इनफैक्ट पहले ने जब 58 में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था, आई थिंक ही वाज 17, और उसी वक्त से ही वाज अ सुपरस्टार। हाउएवर कहते ये हैं, अच्छा ये वो ज़माना था जिस वक्त यूरोपियन लीग्स इतनी आला क्वालिटी की नहीं मानी जाती थी। इनफैक्ट ये कहा जाता था कि दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल लीग साउथ अमेरिका में खेली जाती हैं। और बड़ी बदकिस्मती है कि उस ज़माने में जो फुटबॉल होती थी वो रिकॉर्ड नहीं होती थी, यानी कोई लाइव ट्रांसमिशन। सो कहते ये हैं कि पहले का जो बेहतरीन टाइम था एज अ फुटबॉलर वो एक्चुअली और नेवर गॉट रिकॉर्डेड ऑन कैमरा। तो हमें शायद उसकी वो ग्रेटनेस उतनी पता ना हो, लेकिन देखें जी 750 पौने 800 गोल्स एंड ऑल। ह्यूमिलिटी की बात की फैसल ने, बहुत हम्बल बैकग्राउंड के थे। अब ब्राज़ील में जनरली सियाह फाम लोग जो होते हैं वो उनका गरीब तबका माना जाता है, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए, लेकिन आखिर तक पहले की आज भी जब मैं कोई शक्ल याद रखूंगा तो वो एक मुस्कुराता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ पहले ही आपको नजर आएगा। बल्कि हंसता मुस्कुराता गलत बात है, अपने दांत दिखाता हुआ और कहा लगाता हुआ जो है वो पहले नजर आएगा। डेफिनेटली अ बिग लॉस फॉर स्पोर्ट, अ लाइफ वेरी वेरी वेल लिव्ड। बल्कि पहले को एक और भी, मैं सुबह जब पढ़ रहा था तो मुझे एक रिपोर्ट याद आ गई कि अपनी रिटायरमेंट के 20 साल बाद पहले मेड अ कम बैक इन इंटरनेशनल फुटबॉल। और अमेरिका में कहते ये हैं कि फुटबॉल को इन जो सॉकर जिसे वो कहते हैं इंट्रोड्यूस कराने वाला पहले था। सो न्यूयॉर्क की टीम ने जो है वो इसको साइन किया था, और एक स्पेशली ये 20 साल बाद फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ पर आया था। और ये मैच जो पहला इसने खेला था 20 साल बाद, इट वाज टेलीवाइज्ड लाइव इन 22 कंट्रीज। सो अमेरिका में इस वक्त जो भी फुटबॉल आपको नज़र आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी पहले का बहुत बड़ा रोल था। सो ग्रेट प्लेयर विदाउट डाउट। चलें जी, अब ज़रा हम अपनी तरफ आते हैं, एक बार फिर ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। अदील भाई, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कमांडिंग पोजीशन पे आके, एंड इट्स नॉट जस्ट दिस टेस्ट मैच, इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ हुई है, सकलैन मुश्ताक को हम ट्रोल बहुत करते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो मेरे ख्याल से ठीक बात कर गए थे कि सेशंस जीते हमने। बाबा सेशन जीतने में कप नहीं मिलता ना। बात ये है कि क्रंच मोमेंट पे आके मैं कहाँ हो जाता हूँ फ्लैटर। अगर मेरा नाम बाबर है तो मैं अभी तक पकड़ नहीं पा रहा हूँ ये चीज़। तो क्या कहेंगे आप इस मैच पे? देखिए, एक चीज़ तो अब हम जितनी जल्दी एक्नॉलेज कर लें कि हमारे लिए बेहतर है कि 2022 वाज अ बैड ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। प्लीज़,
ये हमें जो छोटे मोटे लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं ना कि जी वर्ल्ड कप के फाइनल में आप खेल गए और आप एशिया कप के फाइनल में खेल गए, ये भी तो बताओ ना कि यार हम फाइनल में पहुंच के जीत भी तो नहीं रहे। हम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से हार जाते हैं, जिस टीम का आपको पता है कि क्या हाल है, जो कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के काबिल भी टीम नहीं है, ग्रुप स्टेजेस में आउट होने वाली टीम है, बमुश्किल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है। इफ यू रिकॉल वो अपना मैच नमीबिया से हार भी गए थे क्वालिफिकेशन के मरहले में। सो प्लीज़ ये चीज़ सबसे पहले अपने जहन से निकाल दें। 2022 वाज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट था, मैं बार बार उसका जिक्र करना पसंद नहीं करता, बट दैट एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट वर्किंग आउट। ये पूरी की पूरी टीम का थिंक टैंक, चाहे वो बाबर को कप्तान बनाने वाला था, सकलैन को पाकिस्तान टीम का फुल टाइम कोच रखने वाली बात थी, मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच बनाने वाली बात थी। नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आज अगर आप मुझसे पूछें, आई वुड से देयर इज अ 70-75% चांस दैट न्यूजीलैंड आज ये मैच जीत जाएगा। फिर वही बात आती है कि बाबर से एक हीरोइक इनिंग जो उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल के पूरा दिन खेल के मैच बचाया था, हमें कोई उस तरह की इनिंग चाहिए, बिकॉज वी आर 97 रन्स शॉर्ट। अब हम पाकिस्तान ना एक कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं। हम तेज़ खेलेंगे, हम विकेटें लूज़ करेंगे, अब्दुल्ला शफीक वाली जो हरकतें चल रही हैं। हम स्लो खेलेंगे तो फिर वही होगा कि यार हम टी तक जो है वो 60-70 रन की लीड पे बैठे हुए होंगे, और जहां दरादर विकेटें गिरेंगी न्यूजीलैंड को आखिरी घंटे में 50 रन चाहिए होंगे मैच जीतने के लिए। अच्छा, ज़रा जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिस चीज़ की बदौलत, द मिस चांसेस, मैं चाहता हूँ हम ज़रा वो भी दिखाएं कि हमने क्या क्या। एक तो ये मिस चांसेस जनाब आली, जो एक जो था स्टंप, इवन अगर हम ये मिस चांसेस हटा भी दें तो भी हम न्यूजीलैंड इतनी कमांडिंग पोजीशन में आ गया है। ये कल मैंने वैसे मिर्ज़ा भाई से भी पूछा था ये कि हमारा थिंक टैंक वहाँ पे है जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि एक मुतबादिल खिलाड़ी कैप्टन से नहीं कर सकता। हमारा थिंक टैंक वहाँ आ चुका है कि वी डोंट नो हाउ टू कोप अप विद अ टेल एंड इश सोदी, ठीक है। तो हमने इस मैच में जितने भी चांसेस मिस किए हैं, अगर वो हम कर भी जाते तो क्या हो जाता? देखिए, अगर सरफराज लेट्स से केन विलियम्स को जल्दी आउट कर लेता, केन विलियमसन का ड्रॉप हैज कॉस्ट अस अराउंड 170-180 रन्स बहुत शुरू में। और मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए, ये बात जिस वक्त सरफराज को टीम में लाने की भी बात की थी, मैंने ये ट्वीट किया था दैट सरफराज इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द रिजवान प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। प्लीज़ ये समझनी पड़ेगी बात। सरफराज ने रन्स तो स्कोर कर दिया, बट दूसरी जानिब वो कैच छोड़ रहे हैं। 80-85 रन स्कोर करके अगर आप 250 रन दे रहे हैं तो फिर आपका नेट कंट्रीब्यूशन 150 रन का है, जो कि एक विनिंग मार्जिन हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में। अब मैं ये देख रहा था कि देखें, सरफराज को एक पाकिस्तान में क्रिकेट में सर्टन हल्के की बड़ी सपोर्ट हासिल है, कराची बेस्ड जो लोग हैं, जर्नलिस्ट खास तौर से, लेकिन उनको, और मैं कल ये देख रहा था कि जी सरफराज क्योंकि 4 साल बाद वापस आए हैं तो इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस वैसे कम ऑन थ्रू आउट वो बंदा कायदे आजम ट्रॉफी में सिंध के लिए विकेट कीपिंग करता रहा है। अगर हाँ ये बोलें कि पहले की तरह मैं 20 साल बाद फुटबॉल के मैदान में उतरा हूँ तो चलें, सेंस बनती है। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट थ्रू आउट। अगर आप अपने करियर देखिए, ईएन हीली से जब करियर में इस तरह के कैचेस ड्रॉप होने शुरू हुए थे, उस बंदे ने शायद 1 या 2 टेस्ट मैचेस लिए थे, नहीं अनाउंस हिज रिटायरमेंट। ही सेड भाई मैं विकेट कीपर के तौर से खेलूं, मेरे इंस्टिंक्ट अब जो है वो वीक हो गए, आई थिंक आई शुड क्विट। ये केन विलियमसन का माननी पड़ेगी ये बात, समबडी हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ तक आपने ये बात की कि देखें जी क्लूलेस, हमें तो यही नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है पाकिस्तान का। दिस इज द वीकेस्ट बॉलिंग अटैक जो कि मुझे अपनी जिंदगी में याद आ रहा है। और ये वीकेस्ट बॉलिंग अटैक क्यों हुआ है? ये इस वजह से हुआ है कि आप बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं करते। आज मैं देख रहा हूँ जी शाहिद आफरीदी के खिलाफ जो है कैंपेन चल रही है, एक बड़ी जबरदस्त कैंपेन चल रही है। शाहिद आफरीदी बहैसियत चीफ सेलेक्टर, हमारे जराए से ये खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम से पूछा नहीं गया टीम सेलेक्शन। बाबर को इस वक्त लाला कोशिश क्या कर रहे हैं? लाला कोशिश ये कर रहे हैं कि यार कुछ बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करो यार। तुम्हारा अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इंजर्ड हो जाता है बड़ा, तो तुम्हारे पास दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है? आपके पास तो रिप्लेसमेंट के लिए भी कोई बॉलर जो है वो मौजूद नहीं था। सो फैसल, वेरी बैड ईयर दिस वाज। अल्लाह का ये शुक्र मैं ज़रूर करता हूँ कि हमारी खामियां निकल कर सामने आ गई। हम जिनको अपना सेवियर समझ रहे थे वो हमारे सेवियर्स नहीं हैं। प्लीज़ 2023 के आगाज़ में एक रीसेट का बटन प्रेस करें। सो मच नीड्स टू बी डन। अच्छी सोच के साथ 2023 में जाएं। थैंक यू सो मच अदील, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा आते हैं हुज़ैफा की तरफ चलते हैं, जिन्होंने बात की है एक ऐसे फ़ैन से जो कि बड़ी दूर से आए थे अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने के लिए। उनकी मुलाकात हो गई है। 2 फेवरेट क्रिकेटर थे उनके, लेकिन एक से मुलाकात हुई, एक से भी नहीं हुई, तो ज़रा दिखा देते हैं।
जी बिल्कुल, एजाज हमारे साथ मौजूद है और आपको याद होगा कि समा की स्क्रीन के ऊपर ही हम एजाज को लेकर आए थे और हमने इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के फ़ैन है और उनसे मिलना चाहते हैं। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में जारी है और रिजवान से इन्होंने मुलाकात की। कैसी रही मुलाकात ये बताएंगे और रिजवान ने क्या इनको साइन भी किया है, गले भी मिले, क्या कहा रिजवान ने? रिजवान भाई से मेरी मुलाकात हुई है, उनके लिए मैं गिफ्ट लेके आया था। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझसे वो गिफ्ट लिया, रिसीव किया और उन्होंने मुझे जो है ना अपने गले से लगाया, मुझे ऑटोग्राफ दिए। तो वो लम्हा जो है ना वो मैं बयान तो नहीं कर सकता, वो फीलिंग जो है मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं आपने उनसे दरख्वास्त भी की कि एक तोहफा रह गया बाबर आजम का, तो वो आप मुलाकात करवा रहे हैं आपकी? जी जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि बाबर भाई को मेरा ना ये मैसेज दे देना कि वो बंदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो उसने कहा था कि मैं उसको बोल दूंगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बोलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बाबर भाई से भी मेरी मुलाकात होगी। ठीक है, एजाज को हमने आपके सामने लेकर आए थे समा की स्क्रीन के ऊपर, हम इनकी आवाज़ बने तो और आज ये खुश है फाइनली क्योंकि इनकी मुलाकात हो गई है रिजवान से। इन्होंने रिजवान को गिफ्ट भी दिया। अब एक गिफ्ट इनके पास रह गया है। रिजवान ने इनसे वादा किया कि बाबर से मुलाकात इनकी करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बाबर से भी इनकी मुलाकात हो और ये जो मोहब्बत है क्रिकेट फैंस की और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, ये इसी तरह जारी रहे। जी ठीक है हुज़ैफा, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे बाबर से भी मुलाकात हो जाए, इनकी भी और मेरी भी, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है बाबर से मिलने का। तो देखिए ना, फैंस आपके पूरे पाकिस्तान में बसते हैं, आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा खेला करें ताकि फैंस को मज़ीद हो के यार इससे ज़रूर मिलना है हमने। अच्छा जी, चलें हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि आज हमारे साथ एक ऐसे अमरीकी पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया और बाद में अमेरिका में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फ़ास्ट फूड ब्रांड्स की फ्रेंचाइज भी खोली। इसके अलावा तनवीर अहमद, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, फलाही सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा है और अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। फैसल, एब्सोल्युटली महक, आपने बताया रेजिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड टू ओनिंग सम फ्रेंचाइजेस। और अभी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, हमारी क्योंकि सिंगल स्पोर्ट नेशन है, इसलिए इस स्पोर्ट पे आप जितना इन्वेस्ट करें भैया उतना ज़्यादा अच्छा है, नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और क्रिकेट के फ़रोग के लिए आप एक ऐसे मुल्क में काम कर रहे हैं जहाँ पे अब रूट्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप ज़रा बताएँ मुझे कि इस वक्त जो अमेरिका में ख़ास तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनकी क्या खिदमात हैं। मैं इस तनाजुर में आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने अमेरिका की गालिबन विमेन क्रिकेट टीम देखी है, तो मुझे अमेरिका की नहीं लगी, मुझे लुधियाना की लगी है। ठीक है, ऐसा ही है ना? तो मुझे बताइएगा ज़रा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका में जब क्रिकेट शुरू हुई थी तो वो 1760 में पहला मैच खेला गया था बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। अच्छा। इसके बाद सिविल वार शुरू हो गई तो हर चीज़ जो थी ना वो वहीं दरी की दरी रह गई। थोड़ी बहुत क्रिकेट होती रही लेकिन किसी इस तरह फ़रोग नहीं मिल सका अप अंटिल लाइक 1960-1965 में आके, जब पाकिस्तानी और अमेरिकन और जो साउथ एशियन डायस्पोरा थे वो गए उधर, उन्होंने जाके ना उसको थोड़ा सा फ़रोग देना शुरू किया। फिर इसके बाद 1980 में जो पहली फॉर्मल रजिस्टर्ड लीग्स वहाँ पे शुरू हुई और वो भी फॉर्चुनेटली सारे साउथ एशियंस ही थे। तो जो आपने बात की लुधियाना की, तो वो लुधियाना से ही सारे गए थे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि किस तरह से आप क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं अमेरिका में। सुना कि और भी दीगर लोग आपके साथ हैं जो कि इस काम में आपका साथ दे रहे हैं, दीगर फ्रेंचाइज भी हैं जो कि आपके साथ खड़ी हैं, तो प्लीज़ डिटेल शेयर कीजिएगा। तो इसमें हुआ ये है कि ICC ने 2018 में एक अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज एंटिटी है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया कि US में किस तरीके से हम क्रिकेट को डेवलप कर सकते हैं। तो इस एंटिटी ने ना दे रीच्ड आउट टू मैनी इन्वेस्टर्स लाइक मी। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के CEOs हैं, अडोबी है, याहू के CEOs हैं, वो सारे इन्वॉल्व हैं। इवन के बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन इट। ओके। तो अगर आप देखें तो देयर आर 28 इन्वेस्टर्स एंड आई एम द ओनली पाकिस्तानी इन इट, सो रेस्ट आर ऑल इंडियंस। तो मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है कि जो मैंने मेहनत की 2018 से, एक कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना शुरू किया, एक टैलेंट को लेके डेवलप करना शुरू किया, फिर पाकिस्तान से कुछ लड़के भी लेके गए और इस चीज़ को लेके जब उन्होंने मेरा सारा ये
एक सेटअप देखा जो कि अभी तक किसी ने अमेरिका में नहीं किया था। जी। तो इस वजह से ना मुझे उन्होंने इंक्लूड किया, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ कि मैंने उनके पास कुछ चॉइस छोड़ी नहीं थी। अच्छा। अदरवाइज वो 28% भी वो इंडियन नहीं होता, पाकिस्तानी नहीं होता। तनवीर भाई ये बताया मुझे कि आपने, जाहिर सी बात है मैं प्लेयर्स के नाम लूँ, समी असलम उसमें से सर फहरिस्त है, फिर दीगर प्लेयर्स भी वहाँ पे गए पाकिस्तानी जो खेल रहे हैं, ये तो आप यहाँ से लेके गए ना। अब ये बताइए कि क्या वहाँ का टैलेंट वो अट्रैक्ट होना शुरू हुआ है, बिकॉज यू नो इट्स सॉकर, या फिर बेसबॉल वहाँ पे, या इस द सुपर बोल, तो ज़रा बताएं कि अमेरिका में इस वक्त क्या अपना टैलेंट आना शुरू हुआ है? देखिए, जो भी किसी भी कंट्री में कोई भी स्पोर्ट्स नई जो इंट्रोड्यूस होती है तो उसको ग्रास रूट लेवल पे ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हमने कोशिश यही किया कि 2018 से जो अंडर 15 थे, अंडर 17 थे, उन बच्चों को ना एक डेवलप करना शुरू किया। उनकी एक जो ना चैम्पियनशिप जो है ना वो हमने शुरू की है। तो उस जो बैच से ना काफ़ी सारे लड़के आ रहे हैं। तो अभी जब पाकिस्तान जूनियर लीग हुई तो उसमें भी एक अमेरिका से, गुजरांवाला जायंट से एक लड़के ने खेला था। ही वॉज 17 years old एंड ही परफॉर्म वेरी वेल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक ओवर में उसने 3 विकेट्स भी लिए। उसको सिर्फ 3 मैचेस दिए गए एंड ही परफॉर्म रियली वेल। तो दैट शोज़ ना कि एक टैलेंट जो है ना वहाँ पे जो उभर रहा है ना बच्चों को लेके ना, वो काफ़ी आ रहा है। ओके, अब ज़रा मुझे बताएं ये ह्यूस्टन हरिकेन्स MLC, सर क्या सीन है ये और क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है, ये ज़रा बताएं। तो ह्यूस्टन हरिकेन्स जो है ना हमने जो सेटअप जो शुरू किया है ना, वो एक जो अमेरिका में बेसबॉल है उसको फॉलो करना शुरू किया। वहाँ पे माइनर लीग है, मेजर लीग है। तो 3 years ago वी इंट्रोड्यूस द माइनर लीग। तो माइनर लीग में जो मेरी टीम थी उसका नाम ह्यूस्टन हरिकेन था। आई एम बेस्ड आउट ऑफ ह्यूस्टन। तो मेजर लीग जो है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट ईयर शुरू कर रहे हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू PSL। तो 6 टीम्स होंगी उसमें। सो आई हैव 1 टीम, शाहरुख की एक टीम है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो CEOs हैं, जो अडोबी के CEO उनकी एक टीम है, मुंबई इंडियंस की भी एक टीम उसमें शामिल हो गई है। 3 साल पहले भी मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि हम किसी तरीके से कोई एक ऐसी PSL की टीम उधर लेके जाएं जो हमारे साथ एसोसिएट हो सके, पर आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका। तो करंटली वी रीच्ड आउट टू कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड दे गेव अस वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। उसी सिलसिले को लेके हम इंशाल्लाह 25 जनवरी को ह्यूस्टन हरिकेन की जो टीम है वो इंशाल्लाह कराची आएगी और हम 3 मैचेस की सीरीज जो है ना 27, 28 एंड 29 जनवरी को ये कराची स्टेडियम में खेलेंगे, नेशनल स्टेडियम में अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल से हमें वेट करना पड़ेगा उस वक्त तक, एंड हम तो वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि जी कैसे अम्बलर्स हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेल रहे होंगे। ओनली टाइम विल टेल। लेकिन थैंक यू सो मच तनवीर, थैंक्स आपका आने का। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। दुआ अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इस दुनिया में हर इंसान हर हाल में दुआ का मोहताज है। मतलब वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है ना तो दुआ उसने मांगनी है। दुआ इबादत है। यकीनन जो आपने बात की ना, मैं एक बड़ी खूबसूरत बात की, गुरुद्वारा हो के मंदिर हो, कलीसा हो के और भी पुराने मज़ाहिब, हर जगह इंसान का हाथ जो है वो अपने तख्लीक करने वाले के हुजूर उठता ज़रूर है। लेकिन कई बार क्या होता है मैं कि हम मायूस हो जाते हैं। अच्छा फैसल, आप कभी अपनी ज़िंदगी में मायूस हुए हैं? देखिए, इंसान खता का पुतला है और ऐसा इसमें जज्बात पिन्हा है इंसान में, गम, खुशी, इसी तरह मायूसी का भी एक जज्बा है। लेकिन बीइंग मुस्लिम, बीइंग मोमिन, हमें ये कहा गया कि जी मायूसी कुफ्र है, तो इसको हमें सोचना हमेशा चाहिए। और जो आप ये अल्फाज अदा करते हैं ना मुंह से कि जी दुआ तो कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ताला तो मेरी सुन नहीं रहा, या हम सामने वाले को कहते हैं कि तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, तुम तो इतनी इबादत करते हो, ये ना शुक्री होती है। आपने ऐसा नहीं करना। हम अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मकाम पर ऐसा सोचते ज़रूर है कि यार क्या अल्लाह ताला हमारी नहीं सुन रहे, हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं, बार बार एक ही चीज़ मांग रहे हैं, तो वो बार बार मांगने से दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? उसके पीछे कोई ना कोई आपके फ़ायदे की चीज़ ज़रूर होती है, इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। डॉक्टर फरहाना उवैस, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक। आप सबको भी मुबारक, देखने वालों को भी मुबारक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम ये सोचते हैं कि जी दुआ कबूल नहीं हो रही, वैसे हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि ऐसा नहीं होता कि आपकी दुआ रद्द हो जाए, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। लेकिन जो ये सोच आ जाती है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, ये कैसे सोच पैदा हो जाती है? आपका इतना कच्चा ईमान कैसे हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में मैं 2 छोटे-छोटे वाक़यात सुनाती हूँ, उससे अंदाज़ा होगा कि दुआ की कबूलियत जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे तो शामिल होती हैं और बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इसलिए पहले तो हमें समझना चाहिए दुआ क्या है, दुआ को मांगना कैसे चाहिए और दुआ कबूल क्यों नहीं होती, फिर वो एक तीसरा स्टेप है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने सहाबा कराम को ये वाक़या सुनाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मरतबा कहत पड़ा और तमाम लोग जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो आप दुआ कीजिए ताकि बारिश हो। तो आपने कहा चलो मिलके चलते हैं और एक किसी मकाम पर हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला बारिश से हमें नवाजेंगे। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये जो तुम इतने लोगों को लेकर आए हो, इसमें एक शख्स ऐसा है जो मुसलसल 40 साल से गुनाह किए जा रहा है और मैं उसकी वजह से बारिश तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। तो या तो उस शख्स से कहो कि यहाँ से उठ के चला जाए तो फिर तुम्हें बारिश जैसी नेमत अता होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान किया कि आप लोगों में से कोई एक ऐसा शख्स है जो मुसलसल 40 साल से गुनाह किए जा रहा है, तो अल्लाह ताला का ये फरमान है कि वो शख्स यहाँ से उठ के चला जाए तो फिर बारिश अता होगी। अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब वो शख्स जो मुसलसल गुनाह कर रहा था उसने रियलाइज़ किया कि ये मेरी तरफ इशारा है। अब उसने दिल में सोचा कि अगर मैं उठ के खड़ा होता हूँ या जाता हूँ तो मैं तो जलील और रुस्वा हो जाऊँगा और मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और अगर मैं बैठा रहता हूँ तो बारिश नहीं होगी, तो मैं क्या करूँ। उसने अपने दिल में अल्लाह ताला को मुखातिब किया कि या रब्बुल इज़्ज़त 40 साल से तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ था, तो आज तो मुझे सबके सामने रुस्वा कर देगा, ये तो तेरी शान के ख़िलाफ़ है, तो मैं तौबा करता हूँ, तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अभी उसने दिल में ये अल्फाज कहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश शुरू कर दी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा कि उठकर तो कोई नहीं गया, बारिश होगी। तो आपने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि परवरदिगार, अभी तो यहाँ से कोई उठकर भी नहीं गया और अभी आपने मुझे ये पैगाम दिया था, ये बारिश कैसे हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स की वजह से मैंने बारिश रोकी थी उसी की वजह से मैंने बारिश कर दी और उसका तो फैल तुम्हें दे दी। तो वो कैसे, इस तरह से दे दी कि उसने मुझसे सुलह का हाथ बढ़ाया, मैंने उसकी सुलह को कबूल कर लिया। तो ये तो है वो छोटी सी बात कि हम अल्लाह ताला को किस तरह से राज़ी कर सकते हैं। एक और चीज़ सुनाती हूँ आपको। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स था, बल्कि एक सहाबी थे जिनका उन्होंने बताया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात उन तक पहुँची कि एक सहाबी थे हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त एंटर हुए आपके पास। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के अमीन, क्या आप इनको जानते हैं। तो उन्होंने कहा मुस्कुरा के कि इनको ज़मीन से ज़्यादा आसमान वाले जानते हैं, यानी फ़रिश्ते जो हैं वो इन पर फ़ख्र करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कैसे। तो उन्होंने फरमाया कि ये एक ऐसी दुआ करते हैं जिसकी कबूलियत बेइंतहा अल्लाह को पसंद है और वो कबूल होती है, और ये दिन में उस दुआ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि क्या आप मुझे वो दुआ पढ़ के सुनाएंगे, मतलब वो कौन से कलिमात हैं जो आप अदा करते हैं। तो उन्होंने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका ईमानन दाइमन व अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन व अस्सलुका यकीनन सादिक़न व अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन व अस्सलुका आफ़ियत मिन कुल्लि बलियतुन व अस्सलुका आफ़ियत मिन कुल्लि बलियतुन। यानी ये उन्होंने पूरी 5, 6, 7 कलिमात हैं कि परवरदिगार, मैं ईमान पर कायम रहने की दुआ करता हूँ, मैं इल्म नाफ़ी की दुआ करता हूँ, मैं अपने दिल को तेरे आगे झुकाने की दुआ करता हूँ, मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ और मैं तुझसे आफ़ियत मांगता हूँ। ये 5-6 कलिमात उन्होंने अदा किए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो दुआ है कि अगर आपकी उम्मत में से कोई शख्स भी इसको सुबह और शाम एक दफ़ा पढ़ लेता है तो अगर उसके समंदर के झाग जितने भी गुनाह हों तो वो बख्श दिए जाएंगे, और अगर ज़मीन के ज़र्रात जितने गुनाह हों वो बख्श दिए जाएंगे। और ये वो दुआ है कि जो याद करके अल्लाह के पास जाएगा तो क़यामत के दिन करामन कातिबीन उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। तो ये है दुआ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि दुआ कबूल ना होने पर भी इसकी वजाहत कर दूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से जब पूछा गया, एक साहब ने पूछा कि दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इसके जवाब में फरमाया कि तुम अल्लाह को मानते हो, यानी जानते हो कि ये अल्लाह है, लेकिन उसकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते। तुम लोग रसूल पाक को जानते हो, उन पर ईमान लाए हो, लेकिन उनके ताअत नहीं करते। कुरान को पढ़ते हो लेकिन अमल नहीं करते। जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद हो लेकिन उसके मुताबिक काम नहीं करते। दोज़ख से पनाह मांगते हो लेकिन फिर भी गुनाह करते हो। जब तुम इन तमाम चीज़ों में मुब्तला हो तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। यानी डॉक्टर साहब वही बात है ना कि हम अल्लाह का तो मानते लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते ना। चलें अभी वो मैंने जो दुआ की स्टेजेस वाली बात की, एक सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक से हम वापस आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगी, आप भी साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें कि बाज़-औक़ात हम मायूस हो जाते हैं कि जी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हमने ये भी सुना है बचपन से कि दुआ कबूल होने की 3 स्टेजेस हैं। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ कौन सी लगती है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पहले तो मैं सवाल वही करूँगी कि वो जो 3 स्टेजेस जिनके बारे में हम सुनते हैं, मैं चाहूँगी ज़रा एक दफ़ा दोबारा से हमारे देखने वालों को ज़रा रिकॉल हो जाए, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं चीज़ें। जी, इसके बारे में हमें यही बताया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो दुआ मोमिन की कभी भी रद्द नहीं होती,
और वैसे मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना, वो किसी मुसलमान या मोमिन को मुखातिब करके नहीं कहा कि मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। अल्लाह ने अपने तमाम बंदों को मुखातिब किया है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। लेकिन उन 3 स्टेजेस के बारे में हमें ये बताया गया कि या तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, आप जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको अता कर देते हैं, या फिर उसमें डिले होता है और अल्लाह ताला रोकते हैं क्योंकि वो फौरी तौर पे आपको मिलना बेहतर नहीं होता, या फिर अल्लाह ताला उसके बदले आपको कुछ और अता कर देते हैं। और तीसरा ये होता है कि आपकी उस दुआ को स्टोर कर लिया जाता है आखिरत में देने के लिए। और उसके बारे में रसूल पाक का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी दुआओं को फौरी तौर पे कबूल नहीं करते, अपने पास जमा करते रहते हैं। क़यामत के दिन जब वो बंदा अल्लाह से मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में जो उसको इनामात अता करेंगे, तो वो कहेगा काश के दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और मेरे ये इनामात और भी ज़्यादा मुझे मिल जाते। और दुआ जो है वो वाहिद चीज़ है जो तकदीर को बदल देती है। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने तकदीर को तकदीर से जीता। इसका मतलब ये था कि मैंने दुआ मांगी और अल्लाह की रहमत हासिल कर ली। यानी अगर आप मुसलसल ये दुआ मांगते रहें कि परवरदिगार मेरे आने वाली तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को, नागहानी आफात को मुझसे दूर फरमा दे, तो दुआ वो चीज़ है कि आने वाली चीज़ों को दूर कर देगी। दूसरी चीज़ सदका होता है जो कि आपकी परेशानियों और मुश्किलात को दूर करता है, लेकिन दुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप दुआ में सिर्फ ये ना मांगें कि बस मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप सबसे पहले तो जो नबी पाक का इरशाद है कि अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगें, और उसके बाद फिर आप दीगर जो चीज़ें मांग रहे हो मांगें, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर कहें कि परवरदिगार मेरी आने वाली मुश्किलात, मेरी परेशानियाँ जो है मुझसे दूर फरमा और मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे हिदायत दे कि मैं किसी भी मुश्किल को किस तरह से डील करूं। तो आपको हिदायत भी मिलती है, आपको रहनुमाई भी मिलती है, और अब आप तमाम चीज़ों से डील करने के काबिल हो जाते हैं। तो गोया दुआ जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी रहमत है। इसीलिए कहा कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। बहुत से लोग ये करते हैं कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और दुआ जो है वो सही से नहीं मांगते। लेकिन मौला अली का इरशाद है कि नमाज, ख़ास तौर से फ़जर के बारे में आपका इरशाद है कि नमाज पढ़ो और दुआ की तरफ भागो। मतलब ये कि दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको छोड़ो नहीं। और कुरान पाक में भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ के लिए खड़े हो जाओ। इसका मतलब ये है कि ताकीद की गई है कि दुआ को नहीं छोड़ना है। और अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि दुआ क्या सिर्फ नमाज के बाद करनी चाहिए, मुझसे फैसल ने पूछा था। तो देखिए, दुआ एक ऐसा सिलसिला है, यकीनन अगर आप किसी इबादत के बाद करते हैं, जैसे आपने कुरान पाक पढ़ा, दुआ की, उसकी फजीलत है। आपने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, उसकी फजीलत है। जब आप सजदे में होते हैं, आपने दुआ की, आप अल्लाह के सबसे करीब होते हैं, उस वक्त दुआ की फजीलत है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते कोई अल्लाह पाक का नाम ले रहे हैं, कोई जिक्र कर रहे हैं और साथ साथ दुआ मांग रहे हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते हैं। आपकी हर बात जो दिल में है और आप दिल में भी दोहरा रहे हैं, अल्लाह ताला वो सुनते हैं कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या मांग रहे हैं। रसूल पाक का इरशाद है कि तुम्हारी कोई छोटी से छोटी चीज़ का भी तुम्हें तलब हो, हाजत हो या नुकसान हो जाए तो अल्लाह से मांगो, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो, चाहे वो जूते का तस्मा ही क्यों ना हो। तो गोया हमें हर चीज़ जो है वो अल्लाह से मांगनी है। और एक और दुआ हमें करनी चाहिए जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किया करते थे कि रब्बुल इज़्ज़त तूने जो कुछ मुझे अता किया है वो वापस ना लेना। अल्लाह, कि जो नेमतें तूने अता की हैं उस पर पहले शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये अता किया, ये अता किया, ये अता किया। और उसके बाद ये कहिए कि रब्बुल इज़्ज़त जो अता किया है वो वापस ना लेना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम लोग हर चौक पे जब फ़कीरों को डील कर रहे होते हैं, 2 तरह के फ़कीर होते हैं। एक तो आते हाथ फैला देंगे और खामोशी से खड़े हो जाएंगे, और एक वो होगा जो पहले आपकी तारीफ़ करेगा कि अल्लाह ताला तुम्हें हज कराए, अल्लाह तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह ये दे, अल्लाह वो दे। तो आपको वो दुआ करने वाला बड़ा अच्छा लगता है ना, तो फिर आप उसको ज़्यादा दे देते हैं कि इसने दुआ की। और अगर दिल में वो तलब हो कि मुझे हज पे जाना है और वो कहते हैं अल्लाह तुम्हें हज कराए, तो आप इस तरह से दे देते हैं। तो दुआ के आदाब हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। और हुआ ये कि एक मरतबा मस्जिद नबी में एक साहब आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और बस जल्दी जल्दी दुआ मांगी और चले गए। तो आपने फरमाया ये गलत तरीका है, इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। अच्छा। लेकिन फिर एक मरतबा ये भी हुआ कि एक साहब आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना की, यानी कोई तस्बीहात पढ़ी, फिर दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद दुआ मांगी, उसके बाद फिर दुरूद पढ़ा अपनी दुआ को, यानी उसने गोया क्लोज़ किया दुरूद से, और दुरूद से शुरू करके और दुरूद पे ख़त्म किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी दुआ कबूल हो गई। सही। एक और साहबी आए, उन्होंने इस तरह से दुआ की कि जब नमाज मुकम्मल की और हम्दो सना और दुरूद पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, ऐ पाक परवरदिगार, तू मेरा मालिक और खालिक है, तू मेरा रब है, और तू जानता है कि तेरे सिवा कोई भी नहीं है जो मुझे अता करे, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। बिल्कुल। और ये जुमला कहने के बाद उन्होंने दुआ मांगी। हाँ। रसूल पाक ने बहुत पसंद फरमाया इन अल्फाज को। आपने फरमाया इसकी दुआ कबूल हुई। यानी जब आप पूरा यकीन कर लेते हैं ना अल्लाह की ज़ात पर कि मैं तेरे पास आया हूँ और मैं लेके उठूँगा,
तो ये यकीन और खुलूस अल्लाह को बड़ा पसंद है। डॉक्टर साहब आई थिंक बात ही यकीन की है ना, कि जब आप अल्लाह से मांगते तो यकीन के साथ मांगे कि आप कह चुके। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करेंगे। तो भाई जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, फैसल को, हमारी पूरी टीम को, हमारे पेरेंट्स को, अपने जो आप लोगों के गुजर गए हैं दुनिया से लोग, उनको सबको दुआओं में याद रखा करें। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि उन बीमारियों का, उन कंडीशंस का जिक्र करें जो कि आम घरों में हो जाती है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो हमारी ये कोशिश रहती है हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। ऐसी ही एक कंडीशन हो जाती है गठिया। ये दरअसल जोड़ों के दर्द से मुताल्लिक़ एक बीमारी का नाम है। अभी कितनी तकलीफ़ देह बीमारी होती है वही जान सकता है जो इससे सफ़र कर रहा होता है। जिसको हो जाता है वो उठना बैठना चलना फिरना उसके लिए सब मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे जब मौसम तब्दील होता है फिर तो ये अपनी अलग से असरात दिखाती है। सर्दियों का मौसम जो है गठिया का मरीज़ों के लिए समझा जाता है कि बड़ी आजमाइश वाला मौसम है। अब क्या किया जाए जी इसके लिए, कैसे हो जाती है ये? और अगर किसी को हो जाए, बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा है कि इसकी रिवर्सल बैक नहीं है। यस, चले ये हम जानेंगे। डॉक्टर अमरीन फरहान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, हम बीमारियों का जिक्र करते हैं जो स्पेशली जोड़ों से रिलेट बीमारी होती है ना, मैं सबसे पहले एज का इसलिए पूछ रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो अभी एज ही नहीं है इसको कि इसको किसी भी किस्म की जोड़ों की बीमारी हो। तो जिस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं जोड़ों से रिलेटेड बीमारी, इसमें एज बड़ी मैटर करती है क्या? इसमें हम टीन्स भी देखते हैं, इसमें हम सीनियर्स भी देखते हैं, मतलब किस एज को ये ज़्यादा इफेक्ट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फरहान है। जैसे आपने बताया मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ, पीआरपी स्टेम सेल कंसल्टेंट हूँ। प्रैक्टिस में अपनी 2-3 हॉस्पिटल्स में करती हूँ। मेनली जो क्लिफ्टन पे ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक है शोर सेल के नाम से, वहाँ मेरी ओपीडी होती है और मैं ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स देख रही होती हूँ। आज जो आपने मुझे टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए वो गठिया का टॉपिक दिया है। गठिया बेसिकली एक जोड़ों की बीमारी है और उसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को बेसिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आर्थ बोलते हैं जॉइंट को, आइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो जोड़ों की इन्फ्लेमेशन इज़ आर्थराइटिस। अब एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हुई थी, जो कि एज के साथ साथ जोड़ घिसना शुरू होते हैं तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ज़्यादातर ये नीज़ में सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं। वेट बेयरिंग जिस पे हम वज़न डाल रहे होते हैं ज़्यादातर घुटने होते हैं। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली रोमेटॉइड कहते हैं कि मसल्स और बोन्स का इन्वॉल्वमेंट। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि ऐसी आर्थराइटिस जिसमें ज़्यादातर मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली मिडिल एज की ख़वातीन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आपने पूछा कि किस एज में होता है, तो 35 से लेके 50 की एज में ज़्यादा कॉमन है और ख़वातीन में ज़्यादा है। ठीक है, 1-to-3 का रेशियो है। अगर 3 ख़वातीन हैं तो एक मर्द को भी हो सकता है आर्थराइटिस। तो इस तरीके से फ़ीमेल्स में कॉमन है, मिडिल एज में कॉमन है और इसकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है ज़्यादातर ये स्टार्ट होता है कि हाथों के जो छोटे जोड़ होते हैं हमारे, इसमें इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है, स्वेलिंग हो जाती है, वार्म हो जाते हैं और स्टिफनेस हो जाती है। ज़्यादातर मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि सुबह में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है हाथों में, और अगर 1 घंटे से ज़्यादा स्टिफनेस रहती है तो ये एक इंडिकेशन होती है कि ये चीज़ हो सकती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है जोड़ों में सॉफ्टनेस आ जाती है, तो ये चीज़ एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और इसके साथ जब स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ डिज़ीज़ बढ़ती है तो फिर शोल्डर के जॉइंट्स, बाजू के जॉइंट्स, घुटने और टखने वगैरह भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें मुझे ये बताएं कि इलाज से किस हद तक बेहतरी आती है? क्या मुकम्मल ठीक हो जाते हैं? इसमें परसेंट्स हैं, लाइक आप 20% ठीक हो रहे हैं, 40% ठीक हो रहे हैं, 60% ठीक हो रहे हैं, क्या है? देखिए बेसिकली अगर हमने इलाज के ऊपर बात करनी है तो पहले हमें डिज़ीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि डिज़ीज़ है क्या, स्टेजेस होती हैं। जी, डिज़ीज़ है क्या। डिज़ीज़ बेसिकली ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। कुछ ऐसी जीन्स हैं जिसमें ये ज़्यादा कॉमन है, और वो जीन्स वाले हजरात ख़वातीन अगर इन्वायरमेंट्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सपोज होते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा,
अब हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को समझने के लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम कैसे काम करता है। जैसे कि हमारी आर्मी होती है, अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पर है, बाहर से कोई भी फ़ॉरेन बंदा अंदर एंटर होता है तो हमारी आर्मी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, पानी वाली भी और एयरफोर्स वाली भी और वो भी, तो उससे फिर उसको किल करके ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अगर कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल जा रहा है तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन क्रिएट करते हैं और वो उस जरासीम को मार दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इस बीमारी में ये होता है कि हमारी अपनी जो जीन्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अच्छा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, कुछ एनवायरनमेंट से एक्सपोज होने की वजह से जो उनकी जीन्स होती हैं मरीज़ की वो चेंज हो जाती हैं और जो बॉडी का निज़ाम होता है वो उसको अपनी जीन्स समझने के बजाय फॉरेन पार्टिकल समझना शुरू कर देते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब लास्ट में चीज़ बता दें कि आपको क्या एहतियात करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि आप इस चीज़ से बच सकें? आपका इनटेक, आपकी एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, गठिया तो एक इम्यून डिजीज़ है ना, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसकी जब तक आप ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेंगे उसका इलाज मुमकिन नहीं है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली आप एहतियातें बता सकते हैं, लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस में देखें जब तक आप बीमार, जिस तरह ब्लड प्रेशर होता है आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है, ठीक है, शुगर है आपको शुगर की दवाई लेनी है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमें प्रॉब्लम है लेकिन वो डर रहे होते हैं डॉक्टर के पास जाने से कि हमें कुछ और मज़ीद कोई ख़राब बात ना सुनने को मिले, ठीक है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज भी है और प्रॉपर तरीके से अगर दवाई लें तो बाद के असरात से बच सकते हैं। जैसे कि डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास उस स्टेज में आते हैं जब उनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, फिंगर्स टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, नकल्स ऐसे क्लॉ हैंड्स, वो रिवर्सिबल है। जी, वो रिवर्सिबल है। वो रिवर्सिबल अगर रिएक्टिव स्टेज पर है, जैसे सूजन वगैरह वाली स्टेज है, तो हम मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जॉइंट डैमेज हो चुका है बिल्कुल, तो फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी पेशेंट को ईज़ आउट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इससे इस तरह बच सकते हैं, या आपको अगर पहली भी स्टेज है तो आप फ़ौरन इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर साहब बेहद मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी है जब भी आपको किसी भी कोई भी बीमारी अटैक करे ना, तो आपको उस बीमारी पे खुद डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए बल्कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। और फैसल के हवाले से जो मैंने बुलेटिन प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी ना कि फैसल जो है वो गए एक जगह पर खाने पीने के लिए, नली बिरयानी बड़ी ही मज़ेदार है। मैं खा के आ गई थी और जब मैं गई थी उस टाइम तो कोविड था, तो मैं घर लेकर आई थी। फैसल ने वहीं बैठ के एंजॉय किया, जो कि इसका असल मज़ा भी आता है कि जी आप वहीं बैठ के खाएं। तो ज़रा फैसल ने किस तरह एंजॉय किया, क्या खाया, क्या फैसल के रिमार्क्स इसके हवाले से आपको हम रिपोर्ट दिखा देते हैं। नाजरीन, ये एक्सक्लूसिव मनाज़र आप देख रहे हैं। क्या ही जो है वो बिरयानी आ चुकी है, लाइन लगना जो है उसका भी आगाज़ हो चुका है। कराची की पहचान बिरयानी, और बिरयानियों में बिरयानी, नली बिरयानी। तो भाईजान तैयारी जो है वो इस वक्त शुरू होने लगी है। तो जब तक ये तैयारी हो रही है और जब तक बनाई हो रही है, हम भी कुछ बातें बना लेते हैं। तो जो ओनर है साकिब भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साकिब भाई क्या हाल है? अल्लाह ही रहमत, दुआएं आपकी। डिफरेंट तो हमें पता है कि नली होती है इसमें, तो ये आइडिया कैसे आया आपको दिमाग में? 1992 में हमारे वालिद साहब ने नॉर्मल बीफ बिरयानी स्टार्ट करा था। 6 साल हुए हैं। आप जैसे भाई आए, उनके साथ एक बच्ची आई, उन्होंने इसको खाया बिरयानी के साथ नली को, और बोला आज से इसका नाम रखना गौसिया नली बिरयानी। तो फॉरनर और हमारे पाकिस्तान से, इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, KPK से, बलोचिस्तान से, आप खुद देखेंगे आगे कि माशाल्लाह इतना रश होता है अवाम का। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे, इनको माशाल्लाह से खुद इनको PC होटल के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी हो जाती थी, बाबर आजम को और अब्बास वसीम और अहमद शहजाद, अभी बासिफ खान भाई आए हुए थे, यूनुस खान भाई, उमर अमीन, हैदर अली, बहुत सेलिब्रिटी आती हैं। अच्छा, तो भाई अब बात ऐसी है कि जुम्मे का दिन है और जुम्मे को उस वक्त नमाज का टाइम हो रहा है, तो हम अभी चलते हैं ज़रा नमाज पढ़ने और उसके बाद ज़रा आपके यहाँ पे रश दिखा दें। तो ये है वो स्पेशल चीज़, ये
दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी है। दुनिया में ऐसे जो क्रिएटिव माइंड है वो भी कहीं नहीं मिलेंगे और दुनिया में ऐसी बिरयानी भी कहीं नहीं मिलेगी। अब ज़रा हम लोगों को लेने देते, वरना यहाँ पे मारा मारी हो जाएगी। उस्ताद निकालो बिरयानी दो सबको। इसमें हल्दी, गोश्त की यखनी और नल्ली की यखनी बनाई जाती है, जिसके अंदर चावल को डाला जाता है, जो उसको अरूमे को एब्जॉर्ब करता है। और जब वो माशाल्लाह मोहब्बत के साथ, दीवानगी के साथ जब वो आपकी डाइनिंग में सर्व करा जाता है थाल, जब आप एक बाइट उठाते हैं, जब वो दांतों तले चबाते हैं तो जो जूसेस निकलते हैं, तो आप जाएंगे कि दुनिया में डीप हो जाते हैं। बेसिकली लाहौर से आए हैं, लेकिन बड़ा सुना था नली बिरयानी का कि जिसने कराची तक ये नहीं खाई उसका टूर बेकार है। तो आज मेरा लास्ट डे है, मेरा भी उनका भी, तो हमने आज कहा कि फ़्लाइट से पहले लाजमी खा के जाएँ यहाँ से। और वाकई मतलब जो सुना था कराची की बिरयानी, नली बिरयानी स्पेशली, वाकई उससे बढ़ गया है इसका टेस्ट, नो डाउट। लाहौर में तो बिरयानी बस वो कह लो कि पुलाव ही होता है, असल बिरयानी तो ये है, ज़बरदस्त। ये भम्बाट है भाई, ये समझ लो कि बस एक हफ्ते से घर पे खाना नहीं खा रहा, इधर ही पहुंच रहा हूँ, वैसा जायका लग गया इसका मुझे। हम टूरिस्ट हैं, बाइकर हैं, तो ट्रैवल भी करते हैं, तो साथ साथ खाना पीना भी लगा रहता है। बेसिकली मैं हैदराबाद से आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जैसा नाम है वैसा ही इनका म्यार और क्वालिटी भी है। ये फुल घुमा के और उसके बाद ये तुमने निकाली ना उस्ताद, ये क्या बात, वाह वाह। अब मैं ज़रा खुद ट्राई करता हूँ पहले। उस्ताद एक और निवाला लेना पड़ेगा। एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मंजर बदल गए। मैं ना रहा, वो ना रहा, लेकिन जो रही वो बिरयानी रही। भाई जैसे कि आपको पता है कि जुम्मा जो है वो नमाज के बाद होता है बिरयानी डे, और हमने तो ऐसे बहुत बिरयानियाँ खाई हैं, लेकिन ये जो नल्ली बिरयानी है ना, इस तरह की कोई चीज़ आपने खाई है, नहीं खाई है तो आते रहें, खाते रहें, एंजॉय करते रहें। कैसी लगी फैसल आपको? आपको अंदाजा हुआ ना कैसी लगी? अच्छा मैं तो चूंकि पहले खा चुकी थी, कैसी लगी? मुझे तो आज तो मैं भाई प्रोग्राम के बाद मैं जा रही हूँ, फैसल मुझे खिलाएंगे नल्ली बिरयानी। आप भी जाएं, अपना वीकेंड प्लान करें, बिरयानी खाएं, फीडबैक। अगले जुम्मे आपको एक और बिरयानी दिखाएंगे। चलें जी, अगले जुम्मे का इंतजार करें। 2023 में बिरयानी हम करेंगे, लेकिन 2023 कैसा रहेगा ये भी अब आपने जानना है। चलें जी, जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि चमकीली और स्मूथ, और अगर आप हेल्दी अपनी जल्द चाहते हैं, जिससे आप थोड़े से कम एज भी लगें, जिससे आप थोड़े से मज़ीद यंग लगना शुरू हो जाएं, तो भाई ये करने के लिए ना आपको कुछ ऐसा करना बड़ा ज़रूरी है जो कि अक्सर औकात हमारे किचन में मौजूद होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं होता। सर्दियों में अमूमन हमारी जो स्किन है ना वो डल होना शुरू हो जाती है, मध्यम पड़ जाती है, मुरझा सी जाती है, डेड हमें लगता है हमारी स्किन होगी है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लाइक आपका इंटेक ऐसा है, आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे, और अगर आप डाइट नहीं ले रहे तो वो आपकी स्किन पे नज़र आता है कि भाई आपकी स्किन कितनी डेड होना शुरू हो गई है। अब हर्बलिस्ट उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमूमन सर्दियों में हाथों और पैरों के साथ तो होता है जो होता है, ठीक है, लेकिन आपकी जो चेहरे की स्किन है वो भी डल हो जाती है, मुरझा जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी आपके चेहरे पे बेरौनक है, आप शायद आप खा पी नहीं रहे हैं, डल हो जाते हैं आप, इसकी क्या वजह है? देखिए होता क्या है कि ड्राइनेस की वजह से। अच्छा मेन जो रीज़न है सर्दियों में, विंटर की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइनेस जो है एक मेन रीज़न है जो कि हमारी स्किन को डल करता है, रफ़ करता है। अच्छा वो शायद चाहे विंटर हो चाहे समर, जैसे स्किन ड्राई होगी, चाहे फेस है चाहे बॉडी, हाथ पैर कहीं की भी, वहाँ से आपकी स्किन डल और डार्क होना शुरू हो जाएगी। विंटर में नेचुरली पूरी बॉडी की स्किन ड्राई हो रही होती है, जिसकी वजह से डलनेस आती है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो वो स्किन को ब्लैक करना शुरू कर देती है, इसलिए कि हम उसका सिलेक्शन सही नहीं करते। सही। उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम अक्सर सर्दियों में हम करते हैं जी कि हमारी स्किन ऑयली है तो थोड़ी सी ऐसी कोल्ड क्रीम होनी चाहिए, हमारी स्किन ड्राई है तो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा मुझे अमूमन ये लगता है कि जो कोल्ड क्रीम आप यूज़ करते हैं वो आपकी स्किन को काला कर देती है, मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। क्या इसमें आप
जो है वो कोई गलती करते हैं चीज़ ख़रीदने में? बिल्कुल, देखिए कोल्ड क्रीम वो एक पुरानी टर्म हो गई है, अब होता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जेल्स होते हैं या बाम्स होते हैं, मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं उसके अंदर जो है ना ऑयल की मिकदार कम होती है, वाटर उसके अंदर ज़्यादा, पानी ज़्यादा होता है, वो स्किन को हाइड्रेट करता है बनिस्बत चिकना करने के। अगर स्किन को चिकना ही करना है तो ऑयल से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा रफ़ है, फ्लेकी हो रही है, जस्ट आपने कोकोनट ऑयल लगाना है, इससे अच्छा दुनिया में कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। सेकेंड नंबर पर आप जोजोबा ऑयल लगा सकते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो स्किन को काला भी नहीं करेंगी, आप जितना लगाएंगे आपकी स्किन उतनी आपको फेयर और बेटर लगेगी। सही है, और आपकी स्किन की ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम जरा किचन में भी चलते हैं। आई थिंक हम कुछ बनाने वाले हैं, सो मेरा हिल से मैं ये जानती हूँ कि आज क्या बनने जा रहा है। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी पूछूंगी कि जो एड़ियाँ हैं ना हमारी, वो जनाब बड़ी फट जाती हैं, जैसे हमारी दादी हैं, नानी हैं या हमारी माएँ हैं, तो वो जो एड़ियाँ फटने के बाद आपने क्या करना है, जो घरेलू टोटके हैं वो कितने कारआमद होते हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ होंठ जो हैं वो सर्दियों में अक्सर काले नज़र आते हैं, तो वो उसका क्या मसला है, वो काले क्यों हो जाते हैं सर्दियों में? फिर आपके जो हाथ हैं, मैंने देखा अक्सर के बच्चों के उम्र रही हाथ बच्चों के ना काले होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं बड़ा मुश्किल होता है उन्हें कोई भी क्रीम लगाना। खैर, क्रीमों से बचने के अलावा आपके किचन में क्या मौजूद होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या आज किचन में क्या बनने जा रहा है? अच्छा, किचन में सर्दियों में जो है अनार बहुत अच्छा आ जाता है और कीनू भी आ जाता है। ठीक है, और हर घर में होता है। हर घर में होता है। और आप अनार भी खा लेते हैं और कीनू भी खा लेते हैं, छिलका फेंक देते हैं। छिलका नहीं फेंकना, संभालना है। हाँ, बिल्कुल, हम छिलका इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ ये है कि यूँ समझ लें कि विटामिन सी कीनू के अंदर, अनार में, दोनों में मौजूद है। जितना उसके अंदर फ्रूट के अंदर मौजूद है उससे कई गुना ज़्यादा छिलके में मौजूद है। तो हम छिलके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, पहले मैं बताऊंगी कि अगर स्किन बहुत ज़्यादा, आपका फेस, आपके स्किन बहुत डल हो रही है, ड्राई हो रही है, आपको लगता है कि कुछ भी कर लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन हमारे चेहरे पे वो रौनक नहीं आती, हम जितना साफ करते हैं तो चेहरा हमारा ख़राब हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपने फ्रेश मिल्क लिया, ठीक है, ये ऑरेंज पील आपने इसके अंदर लेके, फ्रेश वाले, फ्रेश है तो बहुत अच्छे, इसको डाल के आप पका लीजिए। ओके, ठीक। थोड़ी देर में ये बिल्कुल घुल जाएंगे और दूध जैसे फट जाएगा, और जब ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे इसको आपने मिक्स करके रख लेना। ठीक है, ये आपने रोजाना रात को फेस वॉश करके इससे क्लेंजिंग करनी। ओके, इसके बाद कोई और चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये आप कितने दिन तक कर सकते हैं या डेली आपको ये फ्रेश बनाना है? नहीं, आप इसको बना के जो है आराम से तकरीबन 5 to 7 डेज, 1 वीक आराम से रख सकते हैं, बट फ्रिज के अंदर रखना है आराम से, इसलिए कि दूध वैसे फट चुका होगा और इसके अंदर पूरा विटामिन सी और जो जितने भी अपना ऑरेंज पील की जो भी खासियत है वो सब इसके अंदर आ गई है। जब आप लगाते हैं तो आपके स्पॉट्स भी क्लियर होते हैं और स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। अच्छा, ये तो आपका क्लेंजर हो गया। ठीक है, एक चीज़ आपने करनी कि अनार खा रहे हैं, अनार से ब्लश बड़ा अच्छा बनता है, टिंट बड़ा अच्छा बनता है, और अगर आप अनार का जूस पी रहे हैं तो आपके स्किन पे कभी भी डलनेस नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली आप बगैर कुछ करे आपका चेहरा ग्लो करता रहे, स्किन बड़ी फ्रेश है, तो अनार और गाजर मिला के पीना शुरू कर दें। ओह वाओ, दोनों रेड है ना, रेड की फैमिली से दोनों, तो बड़ा अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो अच्छा, अभी जो है हम कर रहे हैं, हमने पानी लिया है, रोज़ वाटर ले लें या प्लेन वाटर ले लें, उसमें आपने क्या करना है कि आपने अनार का छिलका, लेकिन फ्रेश, ठीक है, अनार का छिलका फ्रेश डाल के उसको पका लेंगे। पहले पानी को गर्म किया, जब एक जोश आ गया तो आपने अनार का छिलका डाला, 2 से 3 जोश देके उसको चूल्हे को बंद कर दिया, इस पानी को ढक के रख दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस पानी को छान के रख लीजिए। सही है, ये पानी आपने दिन में कई बार स्प्रे करना है। ओके, जैसे आपकी एक हाइड्रेशन के लिए। अच्छा, ये पोर्स को भी मिनिमाइज करेगा, स्पॉट्स को क्लियर करेगा, स्किन को फ्रेश रखेगा। खासकर ऑयली स्किन या जिनके एक्ने बहुत होती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ओके, अच्छा, ये जो आपने ऑरेंज वाला बताया, ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए है? ये सबके लिए है। और ये आप अनार का जो पानी बनाएंगे ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑयली स्किन है यह आपके एक्ने वाली स्किन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अच्छा, और ये भी आप 1 वीक तक चलाएं? ये तो आराम से पानी बना के आप रख लीजिए, आपका तकरीबन 15-20 दिन भी चलेगा। फ्रिज में आप रख के स्प्रे आपने करते रहना है। अगली चीज़, अच्छा, इसके अलावा जो हम चाहते हैं कि बल्कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताऊँ, मूली भी आई हुई है। मूली के अचार भी बन रहे हैं और पराठे भी बिल्कुल बन रहे हैं। मूली के अंदर जो है ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होता है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस जो है फ्लॉलेस स्किन चाहिए आपको, तो जस्ट जैसे मूली ग्रेट करके हमने रखी है, मतलब इसको कश कर लिया है, या इसका जूस निकाल लें और इसको लेके आपने सिर्फ फेस वॉश किया है। अगर जूस है तो जूस को लेके आपने लगाना है, नहीं तो फिर आपने इसका पूरा पेस्ट आपने पूरे फेस पे लगा के इसको छोड़ देना 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद आप इसको जो है प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे, स्प्रे कर लीजिए। आप 1 हफ्ते में खुद कहेंगे कि चेहरे के ऊपर से जितने निशान, हत्ता कि पिगमेंटेशन, इन फ्रेकल्स जो हैं या बारीक बारीक जो मोल्स होते हैं,
हल्के हल्के तिल होते हैं वो भी इससे फेड होना शुरू हो जाता है। ये स्किन को बहुत ज़बरदस्त ग्लो देता है। डल स्किन को सही करने के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा आप इसके क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये आपको यही इसका इस तरह से पेस्ट बनाना है, बहुत अच्छा क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने इसका जूस निकाल के या थोड़ा सा क्रश करके उसका आपने क्यूब्स बना ली छोटी छोटी, उसको लेके आपने पूरा मसाज किया तो वो आइसिंग इफेक्ट एंड अपना जो रेडिश का आइसिंग तो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, बड़ा आपकी स्किन को बड़ा अच्छा करती है, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। तो भाई ये वो चीज़ें थी आपके किचन में मौजूद है, और जो छिलके हैं वो तो आप फेंक देते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है, आपने संभालना है ताकि आप सर्दियों में जो आपके स्किन के इशूज़ हैं उनका ट्रीटमेंट आप खुद घर में कर सकें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। चलें भी लेने हमने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। करें वो अभी जो आप कर रही हैं। वेलकम बैक। और इससे साल 2022 रुखसत होने वाला है। महक की जो हरकतें हैं वो भी रुखसत नहीं हो रही है, जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो भी वैसे की वैसे ही है। जैसे कि शुरू में हमने बताया था ना, आदिल अजहर ने कहा था कि मुझे लग रहा है कि आज ही निपट जाएगा, मतलब निपटना तो आज ही है लेकिन पहले हाफ में ही तो ना निपट जाए, और लंच से पहले ही मामला जो है बहुत गड़बड़ नजर आ रहा है। आउट हो चुके हैं, 100 रन पे हमारे 4 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। इस वक्त इमाम है क्रीज पे और सरफराज है क्रीज पे, और बाबर आजम एक गुगली पे वो पुल करना चाह रहे थे और वो प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट आउट हो चुके। पाकिस्तान बाय द वे अभी भी खसारे में है, और वो खसारा जो है वो 71 रन का है, यानी कि जो हमें डेफिसिट मिला था उसको उतारते उतारते हमारी 4 विकेटें पटड़ी से उतर चुकी हैं। महक असलम साहब, अच्छा जी, अब ये तो थी हमारी क्रिकेट की सूरत हाल। चलें जी, अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं, और साल 2022 रुखसत होने वाला है। 2023 कैसा होगा? इंशाल्लाह अच्छा होगा, हमारी मईशत के लिए भी, हमारी क्रिकेट के लिए भी, हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे लोगों के लिए। महंगाई इंशाल्लाह कम हो जाएंगी, कारोबार इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ये मेरी दुआएं हैं। बट अगेन कि सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं, और नया साल जो है वो आपके लिए मज़ीद क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड रीडर मरियम नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ज़रा क्रिकेट के हवाले से पूछना चाहूँगी, क्या है पाकिस्तानी टीम जीतेगी या फिर हमें ये लगेगा कि हम ये कहें कि हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है? एक्चुअली मैंने आज के मैच के हवाले से तो कुछ ऐसा देखा नहीं, लेकिन 2023 में ओवरऑल स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो मैंने रीडिंग की है, काफी थॉरली की है। तो जितना ज्यादा इस वक्त शेकअप चल रहा है इसमें स्लाइट बेहतरी आएगी, जैसे बिल्कुल चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को लेके भी ना, तो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। लेकिन मतलब थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी मुझे दिखी, थोड़ी सी पॉजिटिव भी दिखी। तो नेगेटिव ये था कि मुझे ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स में हो सकता है कोई ड्रग्स के हवाले से स्कैंडल 2023 में सामने आए, कुछ नामसार हालात आए इस तरह से कि जो बाहर से टीमें आके पाकिस्तान में खेलना चाहें शायद दोबारा से उन्हें दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन हमारी टीम्स जो है वो बाहर जाके खेलने के काफी ब्राइट चांसेस हैं और उनको बाहर के मुल्कों में जाके काफी खेलने का मौका मिलेगा। और खेल में मुझे जो बहुत आउटस्टैंडिंग चीज नजर आई वो किसी ऐसी स्पोर्ट्स के बारे में थी जिसमें बहुत ज्यादा आप जो है वो दिमाग या ज़हनी इस्तेदाद इस्तेमाल होती है। कुड बी चेस, कुड बी सम अदर वर्ड गेम, जिस तरह की अब तो तरह तरह की चैंपियनशिप्स होती हैं, तो उस तरह की किसी चीज़ में मुझे ऐसे लगा कि कुछ प्रोमिनेंट चीज़ हो सकती है 2023 में। लेकिन ओवरऑल जो है वो चीज़ें जो है वो निस्बतन संभलेंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग बहुत नहीं नजर आया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा चले मरीम, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी रहेगी 2023 में? 2022 में तो हमने बहुत कुछ देखा, महंगाई बहुत ही बढ़ गई कि बहुत ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सस्ती कभी हमें लगती थी बहुत महंगी लगती हैं, सोचते हुए भी हम खरीदते हैं। तो 2023 में क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने दुआएं की ना, अभी बिल्कुल यही दुआएं मेरे भी दिल से निकल रही थी कि कोई मैजिक वॉन्ड होती है जिससे सारी इकोनॉमी काश मैं कार्ड्स के थ्रू ही ठीक कर सकती, मगर ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी के हवाले से भी दिक्कतें और मसाइब जो हैं वो इसी तरह से नजर आ रहे हैं। कोई एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कटिंग भी हो सकती है और अगर वो चलता भी रहता है तो भी मुश्किलात जो है उसमें कमी आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। ऑब्स्टिकल्स हैं काफी ज्यादा, रिपीटेड ट्रायल्स हैं इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की, लेकिन जो है वो
मतलब जैसे एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है, थोड़े से ट्रबलसम हालात ही मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगेन वही बात है कि सब लोग कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, तो जो तकदीर ऐसे गार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रही है उसे अफराद डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो चेंज करने के लिए हमें जो है वो बहुत यानी कि फूंक के चलना होगा। अपने जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं हमारे मुल्क के उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। बहुत ज़्यादा हमें फोकस के साथ हम में से हर इंडिविजुअल को हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा डटे रहने से जो है वो हम कुछ इसके साथ चल सकेंगे। ये जो आगे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स फर्दर एस्केलेट होते हुए नजर आ रही हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितनी हमारी चादर हो ना हमारे मुल्क की, बिल्कुल उतना ही आपको पाँव फैलाने चाहिए। ये तो हर शख्स के लिए है ना, हर शख्स के लिए। ये घर के बड़े आपको शुरू से यही सिखाते हैं। अच्छा मरियम, मैं चाह रही हूँ कि आप जरा रैपिड फायर करें तमाम 12 स्टार्स के हवाले से कि 12 सितारे क्या कहते हैं 2023 कौन से स्टार के लिए कितना मुश्किल होगा? कौन सा हाउस ऑफ स्टार ज्यादा एक्टिव रहेगा? अच्छा जो है हम ज़ोडिएक्स के हिसाब से रैपिड फायर कर लें या इकोनॉमी के हवाले से, और ये फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके हवाले से? मैं ज़ोडिएक के हवाले से पूछ रही हूँ आपसे। आप ज़ोडिएक के हवाले से ही चलना चाहती है? चलिए ठीक है जी, हम फिर ज़ोडिएक्स को ही देख लेते हैं क्योंकि शायद इकोनॉमी में कुछ ज्यादा जो है वो उस तरह से होप मैं ना दे सकूं जिस तरह से रिक्वायरमेंट है। अच्छा जनाब आली, जो एरीज हैं उनका जो मुझे साल नजर आ रहा है आगे उसमें थोड़ा सा नेगेटिव्स के ऊपर फोकस नजर आ रहा है, पेसिमिज्म नजर आ रहा है। एरीज हालांकि एक फायरी साइन है, बहुत ज्यादा एक्टिव साइन है, लेकिन थोड़ा सा ओवर इमोशनलिटी का शिकार नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा भी फायरी टेम्परामेंट की वजह से वो उलझनों में और मसाइल में वो जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे उन्हें रिफ्रेन करने की जरूरत है। और वो अगर कोई नया कारोबार करते हैं एरीज तो उनके हक में ज्यादा बेहतर साबित होगा। टॉरस जो है उनका जो है वो ये है कि वो अगर अपनी नेगेटिव साइड पे चले जाए तो वो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव साइड पे रहे तो वो अपने एडवोकेट के लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर लेके आ सकते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अपनी नेगेटिव साइड को कंट्रोल करके रखना चाहिए 2023 में। और थोड़ा सा जो है हार्ट पेशेंट है जो टॉरस के साइन से जो है उनको अफाका होने की काफी उम्मीद है, मतलब हार्ट ट्रबल से वो निकलेंगे। ओवरऑल जो है कन्फाइंड भी फील करेंगे, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको नौकरी करने के और मनी मेकिंग के कुछ नए चांसेस मिल सकते हैं। जेमिनी को जो है ओवरऑल कुछ पुराना छोड़ के वो मुझे कुछ नया उस पर फोकस करते हुए नजर आते हैं। वो भी अगर अपने बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपने कारोबार के ऊपर कंट्रोल मिलेगा और जो है नया कारोबार करने के जेमिनी की जिंदगी में भी ज्यादा चांसेस आएंगे। कुछ नया स्पार्क और कुछ नया मोटिवेशन उनको खुद को देनी चाहिए 2023 में कुछ नया एक्सप्लोर करने की। सही। जो कैंसेरियंस हैं ओवरऑल उनके ऊपर भी ऑब्वियसली बोझ एक मुझे नजर आ रहा है, थोड़ी सी कन्फाइनमेंट कैंसेरियंस की जिंदगी में भी नजर आ रही है, लेकिन अगर वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल साइड पे होते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से करें तो वो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी के तौर पे सामने आ सकती हैं 2023 में। और उनका जो बिजनेस है और जो उनका घर है उसको वो काफी ज्यादा बैलेंस से लेके चलें तो ये उनके हक में जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो ज़ोडिएक साइन आ गया लियो का। लियो के लिए बहुत अच्छा होगा 2023 क्योंकि उनके लिए ग्रोथ के नए रास्ते मुझे खुलते हुए नजर आ रहे हैं और जगलिंग चलेगी चीजों की। लेकिन मरियम सॉरी मुझे आपको यहाँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है और हम चाह रहे थे कि हम सारे ज़ोडिएक साइंस के हवाले से बात करें, बट अगेन वो ये इल्म नजूम है, हकीकी इल्म अल्लाह को पता है। दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है, दुआ ज़रूर मांगते रहे। 2022 वाला हमारा आखिरी शो था, अब 2023 में आपसे मुलाकात होगी। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, इस उम्मीद के साथ कि 2023 आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो। हमें दुआ में याद रखिएगा, 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन ज़रूर देखिएगा, न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। प्लीज़ हवाई फायरिंग, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला इतना ना कीजिएगा, दूसरे लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वर्क हार्ड पार्टी हार्ड।